हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपी से चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, डिफेंस स्टडी के साथ में अब मैं सोशल वर्क पर भी अपने लेक्चर डालना शुरू कर दूंगा। तो आज सोशल वर्क का हमारा जो है पहला टॉपिक है। तो इसमें जो है मैं पहले बताऊंगा कि मैं क्या क्या कराऊंगा, कौन से पोर्शन है जो मैं नहीं कराऊंगा। तो फर्स्ट पेपर जो होता है उसका जो ए सेक्शन है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले पेपर में ए सेक्शन में पहला टॉपिक होता है समाज कार्य। तो यहाँ से एक्चुअली दो क्वेश्चन भी बन जाता है। समाज कार्य से बन जाएगा, समाज कार्य दर्शन से बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से। पहले टॉप में जो पहला टॉपिक है समाचार, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है दो क्वेश्चन बन जाए। दो क्वेश्चन का मतलब है कि जो आते हैं आपके जैसे ये क्वेश्चन ये होगा ना, जैसे पूरा एक क्वेश्चन होगा और जो क्वेश्चन तीन सब क्वेश्चन में जुड़ा होगा, ठीक है। तो इसके साथ में क्या होता है कि जैसे एक एक क्वेश्चन ये आ सकता है तो एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दो क्वेश्चन का मतलब मेरा यही है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा क्वेश्चन आया तो उसके साथ में जो सब दो क्वेश्चन बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन भी आ सकता है और हो सकता है कि ये दो क्वेश्चन जो है एक ही टॉपिक यानी कि समाज कार्य जो पहला टॉपिक है उसी से हो सकता है दो क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं तो एक तो 100% आएगा। सारे टॉपिक सिलेक्टिव हैं, उनसे क्वेश्चन आना ही होता है। तो समाज कार्य के अंदर जो टॉपिक हैं वो हम कौन कौन से कवर करेंगे। हम जानेंगे समाज कार्य के अर्थ को, अवधारणा को और उसकी प्रकृति को। फिर आएगा समाज कार्य की मौलिक मान्यताएं क्या हैं। उसके बाद समाज कार्य के क्षेत्र क्या क्या हैं, समाज कार्य के उद्देश्य क्या होते हैं, समाज कार्य ज्ञान और दक्षता का एक मिश्रण है, इसको हम पढ़ेंगे। दान संगठन समिति को हम पढ़ेंगे। और इंग्लैंड में समाज कार्य जो है कैसे बढ़ा, उसके बाद भारत में भी कैसे बढ़ा और उसके बाद अमेरिका में भी कैसे बढ़ा। तो ये तीनों जो डायमेंशन, हम इनको तीनों को कवर करेंगे। सेटलमेंट हाउस मूवमेंट क्या था, इसको हम देखेंगे। समाज कार्य के मूल्य का वर्णन, समाज कार्य का दर्शन क्या होता है, इसको भी हम देखेंगे। समाज कार्य एक व्यवसाय है, इसको हम पढ़ेंगे। भारत में समाज कार्य की प्रासंगिकता, भारत में समाज कार्य के व्यावसायिक स्वरूप के विकास में जो बाधक तत्व हैं उनको हम देखेंगे। समाज कार्य एक अर्ध व्यवसाय है, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, इसको हम देखेंगे। और समाज कार्य मानवतावादी और लोकतांत्रिक दर्शन पर आधारित एक व्यवसाय है। देखिए, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो क्वेश्चन आए हैं अब तक, मैं डायरेक्ट उनको पुट करूं और जो है उससे सीधा सीधा जो है क्वेश्चन बनता है। आप मतलब ऐसा समझें कि कोई जैसे किताब किसी ने लिखी हो, ठीक है, तो एक लेसन 1 2 3 4, फिर उसके अंदर सब क्वेश्चन, या जो अंदर सिलेबस में जो दे रखा है सारे, उनको टॉपिक वाइज पूरा कराऊं। तो देखिए, टॉपिक वाइज कराने से मैं समझता हूं कि आपका घाटा है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उसमें और वो चीज़ ठीक नहीं है। हमें पता है सोशल वर्क में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो क्यों ना हम क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस करें जो पिछले साल को क्वेश्चन आए हुए हैं। 70% क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा आ जाता है जो पिछले सालों में पूछा गया है, ठीक है। 30% क्वेश्चन जो एकदम अलग आता है, तो वो क्वेश्चन इतना व्यवहारिक आता है कि आपको वो किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो अगर आपकी एक सोशल वर्क को एक थोड़ी समझ भी बनी हुई है, तब भी आप उन क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। पिछले साल का जो इस तरह का पेपर आया था, बहुत अच्छा पेपर आया था और वो ऐसा ही पेपर था। उसमें तो ऐसा था 50% आप पढ़े हुए हैं तो भी 50% आप अपने पास से लिख सकते हैं। लेकिन वही है कि आप ठोस तर्कों के आधार पर अगर आप लिखे हैं तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर सिर्फ कॉपी भरी है तो फिर तो वही है कि कॉपी अगर चेक नहीं हुई होगी, जैसे पिछले सालों में होता रहा है कि कॉपी चेक नहीं होती है, डायरेक्ट 15 में से 7 नंबर, 15 में से 7 नंबर, 15 में से 7 नंबर ऐसे चूज कर लिया और बाद में 10 में से 4, 10 में से 4, 10 में से 4। तो मतलब वो देख के लग जाता है, कॉपी देख के, कि एकदम रैंडम नंबर उठा लिए थे उसने, पहले दिमाग लगा लिया 10 में से 4 ही दूंगा चाहे कैसे भी लिखा हो उसने। तो इस तरह से हो जाएगा तो किस्मत खराब है फिर तो यहाँ पर बस ऐसे ही कराऊंगा मैं कि टॉपिक होगा और उस टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन जो हमारे होंगे, जिस उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे जम के, और उनके फ्रेमवर्क को भी देखेंगे और कैसे कैसे उसको करना है, ठीक है। साथ में दूसरे आइडियाज़ जो हैं हम कैसे डाल सकते हैं और चीज़ों को कैसे उसमें ऐड कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको भी हम देखेंगे। तो अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों।
ए सेक्शन में जो दोस्तों दूसरा टॉपिक है वो है व्यक्तिक समाजकार। एक क्वेश्चन इससे आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन जो है आपको पहले वाले टॉपिक समाजकार से उठा लेना है और दूसरा टॉपिक जो है हम कर लेंगे व्यक्तिक समाजकार से। ठीक है, तो हम देखेंगे परिभाषा को। और दूसरी ये बात ये है कि समाजकार का अर्थ वहाँ अवधारणा वगैरह दे रखा था, तो वहाँ समाजकार की परिभाषा भी हमको देखनी है। जितने भी टॉपिक कराएंगे मैं सबकी परिभाषा इसी लेक्चर में लास्ट में सबकी परिभाषा करा रहा हूँ आज ही। तो परिभाषा जो है आज सारी निपट जाएंगी। उसके बाद जो है टॉपिक वाइज टॉपिक उठा के हम लोग जो जो टॉपिक दे रखे हैं वो सारे करते रहेंगे। तो व्यक्तिक समाजकार में हम देखेंगे परिभाषा और अवधारणा को। व्यक्तिक समाजकार के अभ्यास में दो प्रमुख विचारधारा हैं, निदानात्मक संप्रदाय और प्रकारात्मक विचारधारा। तो दोनों विचारधाराओं को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बने हैं। व्यक्तिक समाजकार की विशेषताएं क्या होती हैं इनको देखेंगे। पर्लमैन का 4P मॉडल क्या था इसको हम देखेंगे। व्यक्तिक समाजकार के अभ्यास में समस्या के प्रत्यय को स्पष्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। व्यक्तिक समाजकार में कार्यकर्ता और सेवार्थी के संबंध में मजबूती कैसे लाई जाए इसको हम देखेंगे। व्यक्तिक समाजकार के सिद्धांत क्या हैं इसको हम देखेंगे। व्यक्तिक समाजकार के अभ्यास की प्रक्रिया है उसको, और निदान की अवधारणा और उसके चरण, उपचार से क्या तात्पर्य है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियों को पढ़ेंगे। व्यक्तिक समाजकार की प्रविधि और तकनीक का वर्णन करेंगे। तो दोस्तों ये तो हुई सेक्शन ए की बात। सेक्शन ए में आपको मैं यही कराऊंगा, मैं आपको समूह समाजकार्य नहीं कराऊंगा। देखिए पहले टॉपिक जो मैंने बताया था आपको, उससे जो है 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 नहीं आएंगे तो एक तो 100% आएगा। दूसरा ये है व्यक्तिक समाजकार, एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा। और मेरी कोशिश आपसे यही कहने की है कि आप पहले जो पोर्शन है ये आप 2 जो क्वेश्चन करने होते हैं तो आप ऐसा पहले पोर्शन से जो है 2 क्वेश्चन करिए, 2 को छोड़ दीजिए। लास्ट का जो पोर्शन है उसमें भी 4 टॉपिक दूंगा, उसमें से जो लास्ट वाले हैं उसके जो 4 बनते हैं 4 के चारों में कराऊंगा, जिसमें से आप आसानी से 3 लिख सकते हैं। दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ करने के लिए वो आप पे बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है, आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको पहले सेक्शन से करना है तो आप कहीं और से भी जो है मैटर उठा के, वैसे जाहिर सी बात है आप मेरे से ही नहीं पढ़ रहे होंगे, बाकी अपना प्रयास भी आप लगातार करते रहेंगे। तो एक टीचर के लेवल का तो मैं नहीं पढ़ा सकता, बस थोड़ा जितनी कोशिश हो सकेगी मेरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको नए एग्जाम्पल्स दे सकूं जाके, जिससे जो है दूसरी कॉपी आपसे थोड़ा सा अलग रहें, ठीक है, बाकी लोगों से। तो जितने लोग हैं मुझसे जुड़े हुए, तो एक रिक्वेस्ट और है कि आप पूरे टॉपिक जो मैं कराता हूँ, मैं पूरे टॉपिक को आप जो है पूरी वीडियो को आप आसानी से देखिए, सुनिए ध्यान से, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स होंगे मैं एग्जाम्पल लिख तो नहीं सकता, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ। अगर आपने बीच में वीडियो स्किप कर दिए तो एग्जाम्पल हो सकता है आपका चला जाए, तो आपको लगे कि भाई इसमें और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो पूरी कोशिश कीजिए कि पूरी वीडियो को पूरा आराम से देखें, फिर उसके नोट्स जो हैं आप हैंड राइट करते रहें। तो ए सेक्शन हमारा ऐसे यहाँ ख़त्म हो जाता है। मैं ए सेक्शन से सिर्फ ये 2 टॉपिक उठाऊंगा, इसके अलावा नहीं उठाऊंगा। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपको करना है तो आप कहीं नोट्स वगैरह जो मिल रहे हैं मार्केट में इतने सारे, तो आप कहीं से भी जो है देख सकते हैं। दोस्तों सोशल वर्क का अब आ गया पेपर 1 का सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के सारे टॉपिक हम करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों सेक्शन बी में सबसे इम्पोर्टेंट है सामुदायिक संगठन, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इसमें हम इसकी परिभाषा देखेंगे, अवधारणा को देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे। सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास में अंतर क्या है इसको हम देखेंगे। सामुदायिक संगठन के सिद्धांतों को देखेंगे। सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया व एक प्रणाली के रूप में है, इसको हम पढ़ेंगे। सामुदायिक संगठन के अभ्यास में कार्यकर्ता की भूमिका, इसको हम देखेंगे। और सामुदायिक संगठन के अभिगम या उपागम को हम देखेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ तो ये टॉपिक तो हैं ही, साथ साथ में और भी मुझे कुछ टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट लगेंगे इस साल के लिए कि भाई हाँ इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं लगातार उनको जो है ऐड करता रहूँगा बाद में, चाहे वो टॉपिक मैंने करा ही क्यों न दिया हो। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये टॉपिक छूट रहा है, या आपको भी लगे कि भाई मुझे ये टॉपिक पढ़ना है इस टॉपिक से, जैसे सामुदायिक संगठन से संबंधित है, व्यक्तिगत समाजकार से संबंधित है, समाजकार से संबंधित है, तो कोई टॉपिक आपको लगे कि भाई ये आपने नहीं कराया, ये मुझे पढ़ना है, तो वैसे तो छूटेगा नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मुझे तैयार करना है तो आप मुझे क्वेश्चन जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। और सोशल वर्क के ऊपर जो मैंने इंट्रो वीडियो जो बना रखी है ऑलरेडी पहले से, उसको मैं जहाँ थोड़ा लिंक में नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ देख लीजिए। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता तो उसको आप देख सकते हैं। वैसे तो सब लोग जानते हैं सोशल वर्क एक अच्छा सब्जेक्ट है। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है समाज कल्याण।
समाज कल्याण की परिभाषा को देखेंगे, अवधारणा को देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे। समाज कल्याण प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीतियों को सेवा में बदलने की एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। समाज कल्याण प्रशासन के कार्य देखेंगे, उसके सिद्धांत देखेंगे और सार्वजनिक तथा निजी संस्था के गुण व दोषों को हम पढ़ेंगे जो पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है। संप्रेषण और अंतर्व्यक्तिक संचार को हम देखेंगे। समाज कार्य अनुसंधान और शोध को पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे पर वही सेम है उसका, परिभाषा, अवधारणा और विशेषताएं। शोध समस्या के चयन और प्रतिपादन में जो प्रमुख बातों पर विचार रखना चाहिए हमें शोध के समय, उनको पढ़ेंगे। समाज कार्य अनुसंधान के उद्देश्य, शोध प्ररचना, समाज कार्य अनुसंधान और सामाजिक अनुसंधान में अंतर क्या होता है, समाज कार्य अनुसंधान के प्रकार तथा उसके प्रारूपों को पढ़ेंगे। समाज कार्य शोध के चरण और उसके तत्वों को देखेंगे। प्रतिदर्शन क्या है और उसके प्रकार क्या हैं, इनको भी हम देखेंगे। समाज कार्य में जो अगला टॉपिक है तो वो है सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया में इसकी परिभाषा, उद्देश्य, अवधारणा को पढ़ेंगे। सामाजिक क्रिया की रणनीति, ये एक समाज कार्य की एक प्रणाली है। सामाजिक क्रिया की जो विशेष परिस्थितियां हैं, उसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है, और फैक्टर्स और उसके स्वरूप को देखेंगे। सामाजिक क्रिया में कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है उसको देखेंगे। सर्वोदय के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे और सामाजिक क्रिया की प्रविधियां, क्षेत्र एवं अभिगम। तो लास्ट के जो जितने भी टॉपिक हैं बी सेक्शन के इम्पॉर्टेंट हैं और ये सेकंड टॉपिक जो है होता है सेक्शन बी, इसमें ही कॉपी जो है सबसे अलग रहती है और आप जो है नए एग्जाम्पल्स जो हैं आप डाल सकते हैं। सामाजिक क्रिया अनुसंधान शोध वाला जो टॉपिक है इसमें जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा नए एग्जाम्पल्स जो है डाल सकते हैं। तो ये टॉपिक जो होता है बी सेक्शन ज़्यादा अच्छा रहता है चूज़ करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस पर क्वेश्चन नहीं लिखते। ए सेक्शन से 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जो लास्ट वाला टॉपिक है इसको छूने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि नए क्वेश्चंस जो हैं हर बार इससे बनते रहते हैं। लेकिन थोड़ा एक अप्रोच आप बना लेंगे सामाजिक क्रिया अनुसंधान शोध के बारे में, तो जैसे भी क्वेश्चन बनेगा आप आराम से उसको जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। दोस्तों आज के टॉपिक में समाज कार्य की जो सभी परिभाषाएं, सभी टॉपिक की जो परिभाषाएं हैं समाज कार्य के साथ साथ में, तो जो हमारे 5 या 6 टॉपिक जो टोटल बन रहे हैं उनकी सभी परिभाषा आज एक दिन में खत्म कर लेंगे। उसका टॉपिक वाइज जैसे शुरू होता रहेगा तो टॉपिक हम जो है कराते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों समाज कार्य की परिभाषा में हम देखेंगे सबसे पहले एलिस चैनिस की परिभाषा। एलिस चैनिस ने कहा था कि सामाजिक संबंधों के संदर्भ में विशेष ज्ञान और पद्धति के द्वारा स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही समाज कार्य होता है। इम्पोर्टेंस यहाँ इन्होंने 3 जो चीजें हैं उनको दिया है। सामाजिक संबंधों के संदर्भ में विशेष ज्ञान होना चाहिए आपको, उसके बाद एक पैटर्न होना चाहिए, एक पद्धति होनी चाहिए, उसके बाद जो है उन्होंने कहा था कि स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। यहाँ पर हम अगर एलिस चैनिस की परिभाषा की कमी देखें तो इनकी एक कमी थी कि इन्होंने स्वैच्छिक उपाय को जो है महत्व दिया है, जबकि समाज कार्य में इसके साथ साथ में सार्वजनिक प्रयासों को भी महत्व दिया जाता है। दूसरा है बिटवर ने जो कहा है, बिटवर ने कहा है कि समाज कार्य एक संस्था है, ठीक है, उसमें विशेष पद्धति और प्रक्रियाओं के द्वारा आचार संहिता की परिधि में रहते हुए सेवार्थी को सहायता दी जाती है। देखिए बात आती है संस्था की, तो हर संस्था की एक आचार संहिता बनी होती है जिसके अंतर ही एक व्यक्ति कार्य करता है। अगर उन आचार संहिताओं का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो वो उसकी जो है जो उसका एक सिस्टम है वो उससे बाहर जाता है जब, और उसके लिए उसको दंड भी दिया जाता है। इसी तरह वो कहते हैं कि समाज कार्य जो है एक संस्था की तरह काम करता है जिसमें विशेष पद्धति और प्रक्रियाओं के द्वारा आचार संहिता की परिधि में रहते हुए जो है सेवार्थी को सेवार्थी की सहायता की जाती है। तो ऐसा कहना था बिटमर का। इन दोनों में हमको जब भी हमें लिखना होता है समाज कार्य परिभाषा या जो भी टॉपिक होता है, हमें मैक्सिमम 2 परिभाषाएं जो है लिखनी होती हैं। लेकिन समाज कार्य की डायरेक्ट क्वेश्चन जब आ जाता है, जैसे समाज कार्य की परिभाषा बताइए, ये आ जाता है कि आप व्यक्तिगत समाज कार्य की परिभाषा बताइए, तो 15 नंबर में जब हमसे ये पूछेगा तो सिर्फ हम 2 परिभाषा लिख के सिर्फ नहीं छोड़ सकते, परिभाषा के साथ में उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट दोनों डालना पड़ेंगे, और साथ में जो है इन जो समाज कार्य की जो उसका बैकग्राउंड है उसको भी हम साथ साथ में बताएंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीडलैंडर। फ्रीडलैंडर की परिभाषा आपको 100% लिखनी है, क्योंकि इसने जो है इस जो व्यावसायिक सेवा पर इसको जो है अपने आधार पर, व्यावसायिक आधार पर इन्होंने जो है परिभाषा दी है।
तो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है फ्रीलैंडर की परिभाषा। आज के टाइम में अगर आप समाज कार्य के बारे में लिख रहे हैं तो फ्रीलैंडर की परिभाषा अगर आपने नहीं दी है तो आपको क्वेश्चन को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो आज के बदलते टाइम के साथ में इन्होंने अपनी परिभाषा दी है। फ्रीलैंडर की परिभाषा देखते हैं तो समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है, ऐसा उनका मानना है, जो वैज्ञानिक ज्ञान और मानव संबंधों की निपुणता पर आधारित होता है। ये सहायता अकेले और समूह में दी जाती है जिससे आत्मनिर्भरता का दृष्टिकोण विकसित हो सके। देखिए बाकी जो लोगों ने परिभाषा दी है तो उन्होंने जो है अकेले की बात की है, ठीक है, समूह की बात नहीं की, लेकिन वो कहते हैं कि अकेले भी किया जा सकता है ये कार्य और समूह में भी किया सकता है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस हम देखें तो सामाजिक विकास के क्रम में बदलता हुआ जो परिवेश है आज का, ज्ञान और विज्ञान को दृष्टिगत रखते हुए समाज कार्य को व्यावसायिक आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया है, जो बाकी किसी ने नहीं किया है। तो फ्रीलैंडर इंपॉर्टेंट है, फ्रीलैंडर की परिभाषा जरूर लिखें। दोस्तों व्यक्तिक समाज कार्य की हम लोग परिभाषा देखते हैं। इसमें मैरी रिचमंड की जो है पहली परिभाषा है। तो मैरी रिचमंड कहते हैं व्यक्तिक समाज कार्य विभिन्न व्यक्तियों के लिए उनके साथ मिलकर विभिन्न कार्य करने की एक कला है जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों की उन्नति की जाती है। देखिए व्यक्तिक समाज कार्य की जो प्रक्रिया है उसमें जो है 4P जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस और प्रोसेस। इसी पर जो है व्यक्तिक समाज कार्य की पूरी प्रक्रिया जो है कार्य करती है। तब मैरी रिचमंड की जो परिभाषा है वो इससे मिलती है। आप देखिए वो कहते हैं कि व्यक्तिक समाज कार्य विभिन्न व्यक्तियों के लिए उनके साथ मिलकर विभिन्न कार्य करने की एक कला है जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों की उन्नति की जाती है। अगली जो परिभाषा है पर्लमैन की, पर्लमैन ने ही 4P जो मॉडल है वो दिया है जिसमें आपका पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस और प्रोसेस आता है। अपनी परिभाषा को इन्होंने एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर स्पष्ट किया है। ये कहते हैं व्यक्तिक समाज कार्य एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग कुछ मानव कल्याण संस्थाएं करती हैं ताकि व्यक्ति को सहायता दी जा सके जिससे वह सामाजिक समस्याओं का सामना अच्छे ढंग से कर सके। तब देखिए इंपॉर्टेंस है, वही कहते हैं इस व्यक्तिक समाज कार्य जो है एक प्रक्रिया है, जो मानव कल्याण संस्थाएं हैं, कुछ प्लेसेस हैं जो उसको जहां पर इसको यूज किया जाता है, उसके बाद जो है उसकी हेल्प की जाती है और जो किस में, क्योंकि वो सामाजिक जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है खत्म कर सकें। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये इनकी जो 4P का मॉडल है वो पूरी तरह से जो है इसमें आ जाता है। इसमें आपका पर्सन भी आ रहा है, इसमें आपकी प्रॉब्लम भी आ रही है, इसमें आपका प्लेस भी आ रहा है और जो है एक प्रोसेस भी आ रहा है। तो ये परिभाषा थी व्यक्तिक समाज कार्य की। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वह है सामुदायिक संगठन की परिभाषा। उसमें डनहम की परिभाषा को हम देखते हैं। वह कहते हैं एक भौगोलिक या कार्यकारी क्षेत्र में समाज कल्याण संसाधनों व समाज कल्याण आवश्यकताओं के बीच समन्वय स्थापित करके उसे बनाए रखने की प्रक्रिया को सामुदायिक संगठन कहते हैं। अगर इनकी परिभाषा को हम तोड़ें तो पहला पाएंगे कि वो बात करते हैं एक भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित या कार्यकारी क्षेत्र के बारे में। बाद में बात करते हैं कि कल्याण संसाधनों की व समाज कल्याण आवश्यकताओं के बीच जो है समन्वय स्थापित करने की बात करते हैं। जिस प्रक्रिया को आगे जब सतत रूप से बनाया जा सकता है तो इसी को हम सामुदायिक संगठन का निर्माण या सामुदायिक संगठन जो है बना के रख सकते हैं। टोटली बात इनकी जो आती है वो आती है समन्वय पे, एक प्रक्रिया पे, एक निश्चित क्षेत्र पे। ठीक है, तो ये सारे जो हैं मेन इंपॉर्टेंस रखते हैं टॉपिक। दोस्तों कोई भी परिभाषा अगर आपको तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये है जो उसके मेन टॉपिक, जैसे इसमें मैं बताऊं आपको इंपॉर्टेंट है जो समाज कल्याण संसाधन, समाज कल्याण आवश्यकताएं हैं, उनके बीच जो है समन्वय स्थापित हो। ठीक है, और उसे आगे बनाकर जो चलने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर कहते हैं तो उसको कहते हैं सामुदायिक संगठन। इंपॉर्टेंस है एक भौगोलिक या कार्यकारी क्षेत्र की। तो जो एक मेन टॉपिक जो होते हैं, ठीक है, जैसे मेन जो पॉइंट इसके बन रहे हैं परिभाषा के, ये आपके छूटने नहीं चाहिए, ये आपको एज इट इज ऐसे ही आपको एकदम से डालने हैं। तो इससे क्या होगा, इसके लिए क्या करना है, आप बार बार जो है प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप परिभाषा लिखेंगे, डेली 1-2 बार लिखिए, पढ़िए लिखिए, तुरंत पढ़िए और उसको 10
तुरंत ही लिखिए। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि भाई अब तुम तो मतलब एकदम देख देख के लिख रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 10 दिन तक ऐसे करेंगे ना, तो एक एक टॉपिक, जो किसी परिभाषा का एक एक टॉपिक होगा, एकदम रट जाएगा आपको। और फिर उसके बाद आपको जो है बाद में एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, आपको एकदम तैयार। लेकिन सिर्फ आप पढ़ेंगे, आप लिखेंगे नहीं, तो 100% आपको याद नहीं रहेगा। और परिभाषाएं एग्जाम होता है, एग्जाम में जाके हम भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं इसलिए क्योंकि हम सिर्फ पढ़ के रखे हुए होते हैं, हमने पढ़ के कभी प्रैक्टिस नहीं की होती है उसकी। हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, इसी का लाभ, इसीलिए मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन की। डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे, ना कि किसी सिलेबस के टॉपिक को उठा के एक एक करके उससे कोई फायदा नहीं है। वो चीज़ एकदम आपको मतलब लाभ तो हो नहीं सकता, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बाकी आपकी मर्जी है, आप अगर ऐसा करना चाहें तो। परिभाषा रटने के लिए रटनी पड़ेंगी भाई, क्योंकि इसका कोई ऐसा लॉजिक है नहीं, कोई ट्रिक तो है नहीं, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात, अगर लॉजिक और ट्रिक्स की बात होती है तो ये फिर मैथ वैथ में चलता है, यहाँ तो चलता नहीं। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप इसको करें तैयार, तो आप जो है हैंड राइट करके करें। सारी परिभाषाएं जो हैं आप, मैं बताऊंगा तो आप इसको नोट कर लें और हैंड राइट करके उस पर डेली प्रैक्टिस करें। अगला आता है फ्रीडलैंडर की परिभाषा। वे कहते हैं एक भौगोलिक या कार्यकारी क्षेत्र में समाज कल्याण संसाधनों और समाज कल्याण आवश्यकताओं के बीच क्रमिक व प्रभावी समन्वय स्थापित करके प्रक्रिया को, जो बनती है प्रक्रिया, उसको सामुदायिक संगठन कहते हैं। दोनों की परिभाषा में बिल्कुल अंतर नहीं है, एकदम सेम परिभाषा है। बस यहाँ थोड़ा सा जो टॉपिक है बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि इनकी आवश्यकताओं के बीच क्रमिक व प्रभावी समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया को जो है सामुदायिक संगठन कहते हैं। तो इसलिए थोड़ा मैंने लेट किया है कि आसान रहेगा आपको, दोनों की परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है। और जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप एक की याद कर लेंगे तो आपको दूसरे की भी आसानी से याद हो जाएगी। दोस्तों अगली जो परिभाषा है वह है समाज कल्याण प्रशासन पर। तो जॉन किडने की ये परिभाषा है। वह कहते हैं कि सामाजिक नीतियों को सेवा में बदलने की प्रक्रिया और उसके मूल्यांकन को समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, सामाजिक जो नीतियां बनती हैं उसमें जो उसको सेवा में बदलने की जो प्रक्रिया है और उसके बाद उसका जो मूल्यांकन होता है, उसी को समाज कल्याण प्रशासन कहा जाता है। ऐसा जो परिभाषा दी है जॉन किडने ने। अगली जो परिभाषा दी है वो दी है फ्रीडलैंडर ने। फ्रीडलैंडर कहते हैं कि सामाजिक विधानों, ठीक है, ये विधानों है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको इसमें समझने में। तो सामाजिक विधानों और धार्मिक पद्धति पर आधारित सेवाओं को मानवीय सेवा में बदलने की प्रक्रिया को समाज कल्याण प्रशासन कहा जाता है। दोस्तों अगली जो परिभाषा है वह है समाज कार्य शोध या अनुसंधान। तो फ्लेचर ने इसकी परिभाषा दी है। तो फ्लेचर कहते हैं समाज कार्य के कार्यों व प्रणालियों की वैधानिकता की वैज्ञानिक जांच को समाज कार्य अनुसंधान कहते हैं। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो मेन पॉइंट हैं, वो आपको ध्यान रखना है। समाज कार्य के कार्यों व प्रणालियों की वैधानिकता की वैज्ञानिक जांच को समाज कार्य अनुसंधान कहते हैं। ये इसमें मेन टॉपिक है जो मैंने हाईलाइट यहाँ कर रखे हैं। अगला है रिपल। रिपल कहते हैं कि समाज कार्य अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं से प्रारंभ होता है। इसके अंतर्गत ऐसे ज्ञान की खोज की जाती है जिससे कि सामाजिक नीतियों का क्रियान्वयन हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो रिपल की जो परिभाषा है वो कहते हैं कि जो समाज का अनुसंधान है, जो व्यवहारिक समस्या होती है, प्रारंभिक जो समस्या होती है, उससे जो है इसकी शुरुआत होती है। इसके अंतर्गत ऐसे जो ज्ञान, उसकी नॉलेज जो है गेन की जाती है कि भाई ये समस्या क्यों पैदा हुई, जिससे बाद में क्या है कि इस जो प्रॉब्लम है इसकी समस्या का हम समाधान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसकी समाधान जो है वही बाद में कहते हैं कि जिससे सामाजिक नीतियों का क्रियान्वयन हो सके, यानी कि जो समस्या है उसका निवारण हम कर सकें, ऐसी नीतियों का हम बाद में निर्माण कर सकें। दोस्तों लास्ट जो टॉपिक है हमारा वह है सामाजिक क्रिया। और मैं आपसे एक सलाह दूंगा कि इस टॉपिक को जो आप बहुत अच्छे से तैयार करें, इससे क्वेश्चन बनेगा तो एकदम नया क्वेश्चन बनता है हर साल इससे।
और बहुत मज़ा आता है इस टॉपिक में। आप खुलकर इस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं, आप इसकी परिभाषा भी आप इसकी जो है याद करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब आपको एकदम लगेगा कि हाँ ये अच्छा टॉपिक है। देखिए सामाजिक क्रिया क्या है, अब पता लगाते हैं। तो रिचमंड ने जो परिभाषा दी, कहते हैं कि प्रचार और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से समुदाय का कल्याण सामाजिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से बोल दें, रिचमंड ने कहा है कि प्रचार और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से समुदाय का कल्याण सामाजिक क्रिया कहलाता है, जो आज के टाइम में चल रहा है। आज के समय में यही प्रक्रिया जो है चल रही है। अगला जो कहते हैं क्वाइल की परिभाषा है, तो क्वाइल कहते हैं कि सामाजिक पर्यावरण में परिवर्तन के लिए किए गए प्रयासों को सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं कि सामाजिक पर्यावरण जो है उसमें परिवर्तन के लिए किए गए प्रयासों को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। इसका उद्देश्य जो होता है वह व्यक्तियों को प्रभावित ना करके सामाजिक संस्थाओं, कानूनों, प्रथाओं को प्रभावित करता है, जिससे मानव जीवन को संतोषप्रद और सुखद बनाया जा सके। ठीक है, तो मेन चीज है सामाजिक क्रिया है ये। तो सोशल प्रॉब्लम्स जो आज के टाइम में चल रही हैं वो ज़्यादातर इसमें जो है इस टॉपिक में आएंगी। ठीक है, किसी तरह की समस्या है, हेल्थ से रिलेटेड है, करप्शन से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, और कोई कानून ऐसा है, कोई प्रथा ऐसी है, जैसे आप 3 तलाक का मुद्दा जो है वो भी एक प्रथा की तरह चला आ रहा है कि हजारों साल से चला आ रहा था और आज भी हम इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि इससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। तो भाड़ में जाए ऐसा कानून जिससे कुछ लोगों की भावना आहत हो जाए और कुछ लोगों की जिंदगी खराब हो जाए। वो सामाजिक परिवेश था, उस समय लोग जो है नहीं बोल पाते थे। आज लोगों के पास बोलने की आज़ादी है, तब लोगों के पास बोलने की आज़ादी नहीं थी। अपने जीवन कैसे जीना है ये आज़ादी भी लोगों की नहीं होती थी। ठीक है, कम उत्पादन होता था तो बाद में क्या कहा जाता था कि भैया ये कम उत्पादन है तो क्या हुआ, लगान हम जितना लेना है उतना हम लेके रहेंगे तुमसे। ठीक है, आज अगर जो कहीं ओलावृष्टि या कुछ हो जाता है तो सरकार जो है थोड़ा फंडिंग वगैरह करती है, किसानों को तो आर्थिक रूप से सहायता देने की कोशिश करती है। लेकिन पहले टाइम में जो उनका पैसा बनता था, जो इस बार अब क्या होता है, अगर सूखा पड़ जाता है सरकार लगान माफ कर देती है। पहले के जो सिस्टम चला आता था उस टाइम के जो भी राजा वगैरह जो सब रहते थे, तो या और भी जो कोई सिस्टम रहा होगा, तो उसमें भी ये होता था कि भाई उत्पादन हो ना हो हमको लगान चाहिए, भले ही तुम अपने कपड़े बेच दो, हमें फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाद के टाइम से आज में जो चीज़ें हैं चलती आई, तो उसी तरह से प्रथाओं में भी ये चला आ रहा है कि भाई पहले चलता था आज भी इसको चलने दो। तो ये सारे टॉपिक जो हैं आपको इसमें आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों एक बात और थी कि मेरी जो परिभाषा रहेंगी सारी इजी रहेंगी। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तो एकदम सिंपल सिंपल आ रहा है, मतलब इसमें कुछ ऐसा कठिन है ही नहीं, टीचर तो मतलब कुछ और ही पढ़ाते हैं। तो भाई टीचर अब जो पढ़ाते हैं, मैं टीचर के लेवल का तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता, ये तो एकदम क्लियर बात है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा जितना आसान हो सके उस ऐसे में, क्योंकि वही मैं करा सकता हूँ। कोई मतलब रॉकेट साइंस ला के कोई नई चीज़ हो या बहुत सारा मतलब इसमें डाल दिया जाए, तो ज्ञान झाड़ने का भी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि 2-3 घंटे का लेक्चर इस पे लें। तो जो मेन टॉपिक होगी डायरेक्ट उस पर बात की जाएगी, और जितना भी बनेगा मेरा मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो ना बने, लेकिन कुछ वीडियो होती हैं जो लंबी हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करूँगा सिर्फ आधे घंटे का जब भी हो, सोशल वर्क का लेक्चर आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा मेरे वीडियो, नीचे जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और सोशल वर्क से और जो संबंधित जो वीडियो मैं बनाए हैं वो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके साथ में अब देखते हैं कैसा जो है रिस्पांस आता है सोशल वर्क पर। तो आगे मैं जो वीडियो हैं उसके हिसाब से फीडबैक साथ साथ में आपसे लेता रहूँगा, कुछ सुझाव होंगे वो भी मैं आपसे मांगता रहूँगा। तो अब देखते हैं आगे कैसे करके जो है हम शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं सोशल वर्क पे रिस्पांस कैसा आता है। अब लोग पसंद करेंगे तो मैं जाहिर सी बात है आगे बनाऊंगा, और अगर नहीं है तो फिर जो है मैं कुछ और मूव करूंगा। जैसे मेरा डिफेंस तो मेरा साथ साथ में जो है लगातार चलता ही रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरे वीडियो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताएं।